यूपी निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी निकाय चुनाव को कराने की इजाजत दे दी गई है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार को कहा गया कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए। यूपी सरकार ने कहा कि अगर कोर्ट इजाजत देता है तो 2 दिन के भीतर हम रिपोर्ट जारी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ होने वाले चुनावों को लेकर के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2022 में आयोग का गठन किया गया था और 2023 में अपनी रिपोर्ट रखी गई थी। नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी कर सकती है बड़ी बैठक और इसी को लेकर सपा के जो बड़े नेता है वो सब तैयारियों में जुटे हुए हैं और रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करनी है, जिससे जाति समीकरण को लेकर तमाम विचार विमर्श किया जाएगा बैठक में। और इसके अलावा जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें भी 80 का लक्ष्य लेते हुए सपा के बड़े नेता इस तरीके से प्लान सेट कर रहे हैं कि नगर निकाय के चुनाव में भी उनको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले और उसके तुरंत बाद वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे, जिसमें वो जो खास करके जो सपा के बड़े मुद्दे रहे हैं, जैसे जाति जनगणना का मुद्दा रहा हो और तमाम बड़े मुद्दों को लेकर सपा लगातार आगे बढ़ रही है। निकाय चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों में बदलाव किए जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि बीते शनिवार को भूपेन्द्र चौधरी ने अपनी नई टीम का ऐलान किया था और माना जा रहा था कि मोर्चों और क्षेत्रीय जो दल हैं उनमें भी कहीं न कहीं बदलाव की अब गुंजाइश की जाएगी। पर माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी में जो भी बदलाव होंगे वो निकाय चुनाव के बाद ही होंगे। माना जा रहा है कि 98 संगठनात्मक जो पद हैं उनमें कहीं न कहीं बदलाव के संकेत दिए गए हैं, जिसमें से माना जा रहा है कि क्षेत्रीय और मोर्चों में कम से कम 30% लोग हैं जिनको बदलाव किए जाएंगे। तो सबसे बड़ी अहमियत मानी जा रहा है जिनमें माना जाता है जिस तरह से युवा, महिला, ओबीसी, एससी, एसटी जो मोर्चे हैं इनके अध्यक्षों में बदलाव किया जाएगा। वही अगर बात करेंगे किसान और अल्पसंख्यक मोर्चों में तो उनके अध्यक्षों को वैसे ही रखने की बात की जा रही है। जिस तरीके से हमने देखा था कि आंशिक बदलाव किए गए थे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में, जिनका नया ऐलान किया गया था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन क्षेत्र हैं या प्रदेश के जो और भी मोर्चे हैं उनमें माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। एक तरफ सत्याग्रह आंदोलन किया गया तो दूसरी तरफ काले कपड़े पहन के कांग्रेस के तमाम सांसद संसद पहुंचे और यहां गांधी प्रतिमा के सामने काले कपड़े पहन के विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों का साथ भी मिल रहा है और कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव होकर सरकार पे हमलावर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये जबान बंद कराने की कोशिश है जो हम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को घेरने का हम काम करेंगे और ये राहुल गांधी के खिलाफ साजिश की गई है क्योंकि सरकार उनके भाषण से डरती है। दरअसल कांग्रेस को अब अन्य विपक्षी दलों का साथ भी इस मामले पे मिल रहा है। राहुल गांधी चूंकि मानहानि मामले में दोषी करार दिए गए थे और 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता को रद्द किया गया था और इसी मुद्दे को आधार बना के कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगले को खाली करने का नोटिस दिया है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 अप्रैल को ये जो बंगला है वो खाली करना पड़ेगा। वहीं बीते शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता को रद्द कर दिया था। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी संडेम केस के मानहानि के 4 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी को ये जो बंगला था ये 2004 में आवंटित किया गया था और ये जो बंगला है वो राहुल गांधी के नाम पर है और ये जो बंगला आवंटित किया गया था वो 2004 में आवंटित किया गया था जब अमेठी से राहुल गांधी सांसद बने थे। देश के साथ ही प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार चौकन्नी हो गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन यूपीपीसीएल एम देवराज, उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, साथ ही साथ प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री समेत सभी वो आला मौजूद रहे जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अफसर हैं। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश भर में कोरोना स्थितियों का समीक्षा की, उनका फीडबैक लिया, जिसके बाद आगे का मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिया। खास तौर पर प्रदेश के सभी अस्पतालों में बेडों की संख्या आरक्षित करने, टेस्टिंग को बढ़ाने, जो लोग संक्रमित
मिले हैं उनके टच में आए लोगों को भी क्वारंटीन करने और हर वो जरूरी एहतियात बरतने, लोगों को जागरूक करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रयास के बाद कोरोना के सभी मामलों पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया था, उसके बाद बढ़ते हुए केसेस कहीं न कहीं चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर जरूरत है उत्तर प्रदेश में अवेयरनेस की और हर वो जरूरी कदम उठाने की जिसमें अस्पतालों में व्यवस्थाओं से लेकर हर दवाइयां भी उपलब्ध रहें। देश ज्ञानवापी मुद्दे पे आज 4 अलग अलग मामलों की सुनवाई होनी थी। इन सुनवाई को 2 अलग अलग कोर्ट में करना था। एक फास्ट ट्रैक का कोर्ट था, जबकि दूसरा जिला जज का न्यायालय था। जिला जज के न्यायालय में 2 मुकदमे थे। एक मुकदमा सारे मुकदमों को क्लब करने की थी। ये तर्क दिया गया था कि इस मुकदमे को एक करने से न केवल समय की बचत होगी बल्कि जो बाकी के ऊर्जा है उन चीज़ों की भी बचत होगी, लिहाजा पूरे मामले को एक साथ कर दिया जाए। लेकिन इस मामले पे यदि ध्यान से देखा जाए तो 13 तारीख को फैसला को सुरक्षित किया गया था। 13 तारीख के बाद 20 मार्च, 20 मार्च के बाद 22 मार्च, 22 मार्च के बाद आज की तिथि और आज से एक बार फिर से फैसला टालते हुए इसे अप्रैल महीने के 11 तारीख को मुकर्रर की गई है। अब देखने की बात होगी कि जिला जज इस पर क्या फैसला देते हैं। लेकिन बाकी 3 केसों की बात करें तो बाकी 3 केसों में भी अलग अलग तारीख दी गई है और आगे की कार्रवाई की इंतजार होगी। अब समझना ये होगा कि ज्ञानवापी में कुल 7 मुकदमे चल रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, जो खास हैं। इन 7 मुकदमों की अलग अलग फैसला आना है। सिर्फ क्लब करने का जो फैसला था वो आज आना था, जिसे एक बार फिर से टाल दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का आवास को घेराव किया। हालांकि प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से अभ्यर्थी आज जो है यहाँ पे पहुंचे हुए थे। ये इनका कहना है साफ तौर पे कि हमारी मांगों को लेकर के सरकार ने हमारी तरफ से कोई पैरवी नहीं की, जिसको लेकर के इन अभ्यर्थियों ने आक्रोश में आकर के इससे पहले भी कई बार जो है संदीप सिंह का जो बेसिक शिक्षा मंत्री है उनके घरों का आवास का घेराव कर चुके हैं और विधानसभा और इको गार्डन जैसी जगहों पर लगातार प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। हालांकि उनका आरक्षण को लेकर के अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं कि सरकार इस पे पैरवी करे और हमें कोर्ट से जो है फैसला सुनाया जाए। तो ऐसे में एक बार फिर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया है और अपनी तमाम मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते रहे हैं और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके फिलहाल उन्हें वहां से हटा करके इको गार्डन भेज दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि अभ्यर्थी फिर इसी तरीके से क्या प्रदर्शन करते रहे। बिहार के पटना के सबसे बड़े होटल में मौर्या होटल का नाम आता है, जो कि हमेशा विवादों से घिरा रहता है। फिर अभी देखने को मिला कि बीते शनिवार को ईडी की छापेमारी होती है होटल मौर्या में। हालांकि होटल मौर्या के मालिक उस समय उपलब्ध नहीं थे यहाँ पे, जिसके वजह से इस होटल के जो अधिकारी हैं, जो स्टाफ है, उनसे ईडी के द्वारा पूछताछ की गई। हालांकि ईडी की छापेमारी शनिवार और रविवार 2 दिन हुई। इसके साथ ही होटल के मालिक एसपी सिन्हा के कई ठिकानों और कई आवासों पे भी छापेमारी लगातार चलती रही। सूत्रों के हवाले से ये बताया जाता है कि ये मामला प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज का $9,000 के ठगी के वजह से ये छापेमारी यहाँ पे हुई, जिसका तार जुड़ा हुआ था प्रयागराज से यहाँ होटल मौर्या तक, जिसकी छापेमारी लगातार चलती है। हालांकि होटल मौर्या के बारे में हमेशा चर्चित में रहा है होटल मौर्या, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी जितने होते हैं उन लोगों का फंक्शन यहाँ पे होता है, बड़े नेता होते हैं उनका फंक्शन यहाँ पे रहता है। तो इस तरह से होटल मौर्या हमेशा चर्चा में रहता है। इसके वजह से फिर अभी ईडी की छापेमारी हो जाने की वजह से चर्चे का विषय बन गया है ये होटल मौर्या। बिहार में मंत्री और महाराजगंज जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु आज महाराजगंज जिले के दौरे पे थे। उन्होंने योगी सरकार पार्ट 2 की आज 1 साल पूरे होने पे अधिकारियों समेत तमाम जिले के सभी विधायकों के साथ समीक्षा बैठक की। विधायक समेत जिले के आला अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने जिले की समीक्षा बैठक की, उसमें विकास कार्यों समेत तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की किस तरीके से क्रियान्वित हो रही हैं उसको लेके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं पुलिसिंग व्यवस्था किस तरीके की है उसको भी चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाहुबली नेता अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल से निकलकर आखिरकार प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल पहुंच गया। आपको बता दें, यूपी पुलिस की एक टीम अतीक अहमद को कल शाम के 5:40 पर साबरमती जेल से लेकर निकली थी। तकरीबन 1300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आखिरकार यूपी पुलिस की टीम अतीक को नैनी जेल पहुंचा दी है। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद आरोपी है। 28 मार्च को कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी।
जी हां, आपको ये भी बता दें कि अतीक अहमद का छोटा भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ भी इस केस में आरोपी है और फिलहाल अशरफ को बरेली जेल से नैनी जेल शिफ्ट किया जा चुका है। रामपुर में आज कमिश्नर मुरादाबाद अरंजने कुमार सिंह ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही नगर पालिका द्वारा कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर का मुआयना करने के बाद उन कमियों को देखा जो कलेक्ट्रेट परिसर में थी, जिस पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि यहाँ जो कमियां हैं वो शासन स्तर से मदद लेने के बाद उनको पूरा किया जाएगा। साथ ही जो कमियां रह गई हैं रामपुर के विकास में उनको जल्द ही पूरा कराया जाएगा। कमिश्नर मुरादाबाद ने बात करते हुए कहा कि रामपुर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, चाहे रामपुर के चाकू चौराहे का मामला हो या फिर और विकास कार्य की चीजें हो, वो लगातार रामपुर में होंगी और साथ ही रामपुर का नाम पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग पहचान रखेगा, क्योंकि रामपुर जो है वो ऐतिहासिक जिला है और ऐतिहासिक चीजें यहाँ हैं। यहाँ रजा लाइब्रेरी से लेकर रामपुरी चाकू तक मशहूर है। दुनिया का सबसे बड़ा 24 फीट लंबा चाकू रामपुर के अंदर लगा है, जिसका शिलान्यास और लोकार्पण कमिश्नर मुरादाबाद अरंजने कुमार सिंह ने किया था। चलाई जा रही हैं, उसी को लेकर आज जो है APS इंटरनेशनल स्कूल में प्रोग्राम हुए। मिशन शक्ति साइबर कैंप जो अपराध लगातार जो बढ़ती जा रही हैं उसको लेकर जो है बार बार प्रयास किए जा रहे हैं किस तरीका से इसे रोका जाए, उसी को लेकर आज बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। रैली निकाली गई स्कूल की तरफ से, जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। बरेली से अपर महानिदेशक आए हुए थे PC मीणा जी, उनके द्वारा पूरा कार्यक्रम किया गया था। APS इंटरनेशनल स्कूल है उजानी पे, वहाँ सारे कार्यक्रम हुए जिसमें जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर OP सिंह वो भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में जो है बाइक रैली निकाली गई पुलिस महिलाओं द्वारा, पूरा जागरूक करने के लिए पूरा कस्बा उजानी में उसके लिए घुमाया गया कि जो घटनाएं हो रही हैं आए दिन, जो घटनाएं जो है बढ़ रही हैं उसे किस तरीका से रोका जाए। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर आज किसान धरने पर बैठ गए। देखा जाए तो किसानों के लिए काफी समस्या है। अपनी समस्याओं का निदान के लिए कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने के लिए मेरठ कमिश्नरी कार्यालय पर पहुंचे थे किसान। आसपास के किसान इकट्ठा होकर मासिक बैठक करते हैं और उसके बाद जो समस्या है उनका निष्कर्ष निकालने के बाद ज्ञापन कमिश्नर को सौंपने के लिए हर महीना जाते हैं। लेकिन आज किसानों को बाहर रोक दिया गया, मेन गेट पर ताला लगा दिया गया, जिसके चलते किसान नाराज होकर धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गए कि लगातार ओलेबाजी और बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो किसान है, जो उनका नुकसान हुआ है, प्रशासनिक अधिकारी खेतों में जाकर जायजा ले और साथ ही किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराएं। लेकिन उसी के बीच किसान खुद प्रशासनिक अधिकारी और कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। इसी के बीच किसानों को कमिश्नर से नहीं मिलने दिया, किसान जमकर हंगामा किया, साथ ही रोडों पर बैठकर खूब नारेबाजी हुई। उसके बाद किसानों ने कहा कि जब तक कमिश्नर से नहीं मिला जाता हम 13 महीना दिल्ली का अनुभव लिए बैठे हैं और हम यहाँ 13 साल बैठने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारा ज्ञापन नहीं लिया जाएगा किसान उठने के लिए मजबूर नहीं होंगे। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि भारी पुलिस फोर्स बेशक तैनात है, हमको खदेड़ दिया जाए, लेकिन हम मौके छोड़कर नहीं हटेंगे। उसी के बीच कई थाने की फोर्स मौके पर तैनात की गई। क्षेत्र अधिकारी ने मोर्चा संभालते हुए किसानों को शांत कराया, साथ ही ज्ञापन लेने के बाद तुरंत जो उनकी मांग है उन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जहां सरकार भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास कर रही है, वहीं शिक्षा विभाग में स्कूलों के ऑडिट के नाम से जमकर वसूली हो रही है। मामला था आगरा के एडिड स्कूलों का है, जहां पर स्कूलों को एडिट के नाम से 5,000 रुपये की वसूली का खेल सामने आया है। इस पूरे मामले में यहां पर अकाउंटेंट योगेश कुमार से लगातार वार्तालाप की, लेकिन योगेश कुमार जी ने उस फोन को उठाना वाजिब नहीं समझा। कई बार फोन उठाने के बाद योगेश जी फोन उठाने में वाजिब नज़र नहीं आ रहे हैं। कई बार फोन उठाने के बाद योगेश जी इस पूरे मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे मामले को हमने लेखाकार कार्यालय के पास आए स्कूल के प्रबंधक प्रधानाचार्यों से वार्तालाप की तो कैमरे में कैद हुई तस्वीर उनका कहना था कि स्कूल के ऑडिट के नाम से 5,000 रुपये का खेल सामने आया है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार में भ्रष्टाचार पर कब अंकुश लगेगा, कब इस प्रकार की वसूली पर लगाम लगेगी। कुशीनगर पुलिस ने एक महाविद्यालय के खिलाफ
धोखाधड़ी सहित जान से मारने की धमकी के मामले में मुकदमा पंजीकृत कर आज उसके प्रबंधक और महामंत्री को जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। पूरा मामला हाटा कोतवाली के हाटा कस्बा स्थित श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय का है, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि वहां के प्रबंधक और महामंत्री के द्वारा विगत वर्ष 4 लाख से ऊपर रुपया दिया गया था और यह रुपया महाविद्यालय में एक रूम देने के मामले में लिया गया था, लेकिन उस व्यक्ति को रूम के बजाय उसे हवाली भी किया जा रहा था, जिसको देखते हुए हाटा कोतवाली थाने में उस व्यक्ति के द्वारा यह तहरीर दिया गया कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, साथ ही मैंने जो पैसा दिया था वह पैसा भी हमें वापस नहीं किया जा रहा है। इस पर पुलिस ने मामले को जांच करते हुए विद्यालय के प्रबंधक और महामंत्री के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी के मामले में मुकदमा पंजीकृत कर आज जेल। खबर जनपद पीलीभीत से पूरनपुर द किसान सहकारी चीनी मिल से है, जहां पर 250 टोकन काटने के बाद गन्ना किसानों का गन्ना तोलने से मना कर दिया गया। वहीं किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और जीएम के आवास का भी घेराव कर लिया। आपको बता दें, 250 टोकन काटने के बाद एक फरमान जारी किया और कहा कि अब ये गन्ना नहीं तोला जाएगा क्योंकि ये गन्ना रिजेक्ट है। 250 टोकन कटने के बाद रिजेक्ट होने की बात से जितने भी किसान थे आक्रोशित हो गए और वहां चीनी मिल गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जैसे ही धरने की सूचना प्रशासन को लगी तो वहां पुलिस प्रशासन के साथ एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और किसानों को मनाने की कवायद शुरू कर दी। आपको बता दें, किसानों का कहना है कि जब टोकन काटने के बाद मेरा गन्ना भी सही है, रिजेक्ट नहीं है, उसके बाद भी रिजेक्ट किया जा रहा है। तो वहीं 30 मार्च लास्ट डेट है चीनी मिल के द्वारा, यानी 30 मार्च को चीनी मिल बंद कर दी जाएगी और इससे किसानों में काफी समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। और वहीं 4-4 घंटे की टोल बंद करके टोकन काटने के बाद टोल बंद करने की बात की जा रही है, जिससे किसानों में काफी रोष था। यूपी के फर्रुखाबाद में अवैध अस्पताल संचालक अपनी मनमानी पर उतारू नजर आ रहे हैं। वहीं आज ताजा मामला फर्रुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र स्थित खुशबू हॉस्पिटल में देखने को मिला। यहाँ झोला छाप डॉक्टरों की वजह से खुशबू हॉस्पिटल में एक 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वहीं अस्पताल संचालक वहां से फरार हो गया। वहीं बच्ची के परिजनों ने बताया कि बुखार आने पर डॉक्टर ने बोतलें लगाई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। वहीं सीमो फर्रुखाबाद अवैध अस्पतालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। यूपी के सहारनपुर थाना मिर्जापुर को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने जाली नोटों के साथ एक महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार कर लिए। दरअसल थाना मिर्जापुर इलाके के साकुमरी देवी मंदिर में मेला लगा हुआ है और इसी मेले के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 3 लोग जाली नोटों के साथ घूम रहे हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार किए, जिनके कब्जे से 82,000 रुपये और नकली नोट बनाने के उपकरण समेत एक कार बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोग गिरफ्तार किया और जब इनसे पूछताछ की तो बताया कि ये लोग काफ़ी टाइम से जाली नोट का धंधा कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को कार्रवाई कर उत्तर प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो उसके विपरीत काम हो रहा है। चौबेपुर में एक महिला खाना बनाते झुलस जाती है और वो इलाज के लिए पहले सीएससी जाती है, वहाँ तो उसको रेफर करता है हैलेट। जब हैलेट पहुँचते तो वहाँ के डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। फिर उछला पहुँचती तो वहाँ पर भी उसका इलाज नहीं होता, उसका लखनऊ रेफर कर दिया गया। इस तरह 16 घंटे एक आग से झुलसी महिला इलाज के लिए भटकती रही, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। जो पत्थर दिल डॉक्टर का दिल भी नहीं पसीजा। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह के दावे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, क्या वो दावे अब सही साबित होंगे? क्या एक गरीब मरीज को इलाज मिल पाएगा? यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर जो यह महिला के साथ हुआ है, जिन डॉक्टरों ने उसका इलाज नहीं किया, उसको सिर्फ टहलाते रहे 16 घंटे तक, क्या उन डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने उस महिला का इलाज करने से मना किया था? अब यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जो महिला आग की जली थी, उसके पति ने आरोप लगाया है उन सभी डॉक्टरों पर जिन्होंने उसका इलाज करने से मना किया था। उत्तर